Hello everyone, I am Dr. Sabhyata Gupta. Hello everyone, I am Dr. Sabhyata Gupta, Chairperson Department of Gynecology and Gyneco-Oncology at Medanta the Medicity, गुड़गांव। सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम चाहेंगे कि ये वर्ष आपके लिए खूब सारी अच्छी खुशियाँ और सेहत लेके आए। So, Happy New Year from Medanta the Medicity and our department as well. जैसे कि आप जानते हैं कि महीने की 8 तारीख को 6 से 7 बजे हम एक वेबिनार करते हैं और उसमें हम एक महिला की सेहत को लेके एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं ताकि उसकी जानकारी हम आप सब तक पहुंचा पाएँ। बहुत सालों की जो प्रैक्टिस है जिसमें हम महिलाओं की सेहत को देखते आ रहे हैं, उनकी देखभाल करते आ रहे हैं, हमने देखा है कि इस दौरान महिलाओं की सेहत के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और बहुत सारे अवसर होते हैं जिनको हमने बहुत करीब से देखा है। उनमें से एक है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी की मुंह का कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर है जिसका टोटल प्रिवेंशन किया जा सकता है, जिसका मतलब जिससे एब्सोल्युटली बचा जा सकता है, और अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी बहुत अच्छा होता है। यानी पहले तो बचा ही जा सकता है, दूसरा कि अगर हो जाए और जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा इलाज होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदुस्तान में पाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इससे ग्रसित रहती हैं और बहुत सारी जो अपनी जान भी गंवा देती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन हम आपके साथ इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सर्विकल कैंसर से कैसे बचा जाए, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और कैसे इससे बचते हैं। हम वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करेंगे, हम स्क्रीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए आज हमने जो है एक वेबिनार इसके लिए प्लान किया है। इस वेबिनार का संचालन करेंगे डॉक्टर इला तिवारी, और हमने बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट चुने हैं इस वेबिनार में पैनलिस्ट की तरह, जो हैं हमारी डॉक्टर श्रद्धा चौधरी, डॉक्टर डिम्पल अलुवालिया एंड डॉक्टर अंजलि जैन। ओवर टू यू डॉक्टर इला। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसा कि मैम ने बताया है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में बहुत आम समस्या हो गई है आजकल। अगर मैं कैंसर्स की बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में दूसरा स्थान रखता है महिलाओं में होने वाले कैंसर के लिए। इसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप मेरे इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि हमारे देश के डेटा के अनुसार प्रत्येक 8 मिनट में एक महिला की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनवरी मंथ को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाते हैं। और इस मंथ में हम कोशिश करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो सारी जानकारियां, उसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या इलाज है, इस अवेयरनेस को अपने इस वेबिनार के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएं। और इसके लिए आज हमारे पास अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम है, जिसमें मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर श्रद्धा मैम का। मैम एसोसिएट डायरेक्टर हैं गायनी एंड गायनेको-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता में। डिम्पल मैम का, मैम एसोसिएट डायरेक्टर हैं गायनी एंड गायनेको-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता में। डॉक्टर अंजलि जैन का, मैम सीनियर कंसल्टेंट है गायनी एंड गायनेको-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता में। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रद्धा मैम, आपसे मेरा पहला प्रश्न होगा, जैसा कि एक भय है समाज में बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर को लेकर, तो मैम सबसे पहले आप थोड़ा जागरूक करिए जनता को कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये कितना आम है महिलाओं में। ओवर टू यू श्रद्धा मैम। थैंक यू डॉक्टर ईला, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर सबिता गुप्ता का कि उन्होंने आज हम सबको इस मीटिंग में बुलाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि दर्शकों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी इस 1 घंटे में हम दें। जैसे कि डॉक्टर ईला ने समझाया कि ये हमारे देश का एक सोशल बर्डन है, सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं पर एक सोशल प्रॉब्लम है, और इस विषय के लिए जानकारी ना सिर्फ एक औरत बल्कि मर्द और सब पूरे परिवार को होनी चाहिए। ये सर्विक्स है क्या, सर्वाइकल कैंसर है क्या? सर्विक्स ये हम हिंदी में अगर बोलें तो ये बच्चेदानी का मुंह है,
और बच्चेदानी का मुंह बच्चेदानी से अलग होता है। शायद एक आम आदमी ये ना समझ पाए कि बच्चेदानी जहाँ गर्भ होता है, बच्चा 9 महीने पलता है, ये ऊपर का हिस्सा होता है और बच्चेदानी का मुंह उसको पकड़ के रखता है, एक तरीके से प्रेगनेंसी को बंद रखता है। 9 महीने बच्चा वहां सिक्योर रहता है। सो इस बच्चेदानी के मुंह को हम अंग्रेजी में या मेडिकल लैंग्वेज में सर्विक्स कहते हैं। और कैंसर्स जो हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बनते हैं। और बच्चेदानी के कैंसर्स जो एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर होते हैं, उसका कुछ इंसिडेंस और उसका कारण कुछ अलग है। और बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स, ये कैंसर जो हम आज डिस्कस करने वाले, इसकी बनावट कुछ अलग है और इसके कारण कुछ और हैं। सो सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है, यहाँ का कैंसर ये एक वायरस रिलेटेड कैंसर है और इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर है। आज हम इसके बारे में क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने इतने सालों से ये कैंसर पहला नंबर रखता था महिलाओं में, और अभी बस हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कुछ कम नहीं हुआ है। फैक्ट तो ये है कि सर्वाइकल कैंसर को हम बहुत कम कर पाए हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ही बढ़ गया है और ये नंबर 2 कैंसर में पाया जाता है। इट्स अ वेरी क्लोज नंबर 2, खास करके रूरल सेटअप में, क्योंकि इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर है। तो ये डेफिनेटली इसका कारण जो है ये है वीक इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, प्योर न्यूट्रिशन है, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं होता है। सो हमारे देश जैसे सोशली बैकवर्ड कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और मिडिल इनकम ग्रुप में और लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में इस कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। और हायर एफ्लुएंट सोसाइटी में, जहाँ हाइजीन बेटर है, जहाँ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बेटर है, जैसे कि हम विदेशों में देखें, तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे कैंसर पहले से टेस्ट हो रहे हैं। भारत देश में हर साल 1,27,000 women जो हैं ये डायग्नोज होती है, 1,27,000 जितनी औरतें डायग्नोज होती हैं इस कैंसर के साथ। और लगभग 21% ऑफ द वर्ल्ड बर्डन जो है वो इंडिया का है। 21% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर ये हमारे देश में है। तो आप सोच ही सकते हैं 1/5 ऑफ द कैंसर ये सिर्फ इंडिया में ही है। और डेथ, जो कैंसर हम रोक ही सकते हैं, उसके डेथ का जो इंसिडेंस अगर मैं कोट करूं वो 23% है। मतलब हमारी औरतें इतना लेट पहुंचती हैं कि जिस कैंसर से पूरी तरह से बचा जाता है, उससे हमारे देश में 23% औरतें अपनी जान गंवा रही हैं। ओवर टू यू डॉक्टर इला। कि मैम बहुत अच्छे से आपने समझाया। आप लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितना बड़ा बर्डन है हमारी कंट्री में सर्वाइकल कैंसर कि हम विश्व का 1/5 लोड वहन कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर का। तो इस बात को जानने के बाद ये जानना बहुत जरूरी हो चुका है कि ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये हमारे देश में इतना प्राय पाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं अगला प्रश्न अपना पूछना चाहूंगी डिम्पल मैम से। मैम, ऐसे क्या कारण हैं, मुख्य कारण हैं जो हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, तो इसके होने के क्या मुख्य कारण होते हैं? तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के काफी रीजंस हैं। सबसे मेन जो इसका कारण है वो है एक एचपीवी वायरस। सो एचपीवी वायरस जो बेसिकली इसकी जो इन्फेक्शन होती है यूजुअली 80% लड़कियों और लेडीज में होती है, लेकिन बॉडी की अपने आप से ही क्षमता होती है इसको क्लियर करने की। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाए या लंबे समय के लिए रह जाए तो वो कैंसरस चेंजेस शुरू कर देती है। तो इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो कि हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि HPV-16 एंड HPV-18 जो मेन रीजन है इस सर्वाइकल कैंसर का। और भी इसके जो रीजंस हैं जैसे कि लो इम्यूनिटी। तो जो लेडीज में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है या जैसे HIV प्रॉब्लम्स हैं जिनके ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत इजीली हो जाता है। इसके अलावा जैसे जो लेडीज जैसे स्मोकिंग करती हैं या जिनका उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होता है, एंड ऑल्सो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है जो कि एक मेन रीजन है HPV इन्फेक्शन होने का, उन लेडीज में भी ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है, इस कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑल्सो द लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर किसी का इम्यून सिस्टम लो है और लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, वेजाइनल इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, स्क्रीनिंग भी नहीं करवाया। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि
बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत आसान टेस्ट है। जो नहीं करवाते हैं उनमें भी ये ज्यादातर उन लेडीज में ये ज्यादातर पाया जाता है ये कैंसर। सो तो बहुत अच्छे से बताया मैम आपने कि स्पेसिफिकली एचपीवी इन्फेक्शन से ये ज्यादा फैलता है और एचपीवी के टेस्टिंग भी है हमारे पास। और बाकी हम लोग एक पुअर कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसका भी एक कारण है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में ज्यादा है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर अंजलि जैन से है। मैम आप ये बताइए कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो क्या इसे अर्ली स्टेज में हम पता कर सकते हैं? ये अर्ली स्टेज में पता लगाया जाता है कि नहीं? मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई है, वॉइस। It's, am I audible now? Am I audible? It's not mute. Yes, now you're audible, Anu. I'm audible now? Okay. तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो सर्वाइकल कैंसर है यानी जो गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, इसको बिल्कुल हम शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट यह एक ऐसा कैंसर है जिसमें कैंसर में तब्दील होने से पहले बच्चेदानी के मुंह पे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अभी कैंसर नहीं है, लेकिन अगर जिनको हम डायग्नोस करते हैं तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में आगे जाकर कैंसर बन सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कैंसर से भी पहले की स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है। ये स्टेजेस जो है, अगर इसमें हम कैंसर को पकड़ लेते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं और जो ट्रीटमेंट है वो काफी कारगर रहता है। तो हमारा जो बेसिकली प्रोसेस होता है, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे एचपीवी टेस्टिंग होती है, पैप्समियर टेस्ट होता है। अगर महिलाएं इन टेस्ट को टाइमली कराती हैं, यानी कि जो कि इनकी रिकमेंडेशंस हैं कि 20 स्टार्टिंग फ्रॉम 21 इयर्स ऑफ एज महिलाओं को पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए हर 3-3 साल में, तो हम लोग इन टेस्ट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्टेजेस को पकड़ सकते हैं और उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो काफी कारगर रहता है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर को भी अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इलाज काफी अच्छा रहता है। जैसे इस चर्चा में अभी तक हमें ये पता चला है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी संक्रमण या एचपीवी इन्फेक्शन है। तो मेरा अगला प्रश्न है श्रद्धा मैम से। मैम, एक ये कॉमन चीज जनता में देखी जाती है कि जैसे उनको एचपीवी संक्रमण का पता चलता है वो डर जाते हैं। जनता को लगता है कि उन्हें अब सर्वाइकल कैंसर ही हो गया है। तो क्या हर प्रकार का एचपीवी इन्फेक्शन या संक्रमण सर्वाइकल कैंसर ही होता है या उसी तरफ ले जाता है? जी, बहुत अहम सवाल पूछा डॉक्टर ईला। बिल्कुल सच कहती हैं कि कोई भी उम्र की औरत आ जाती है ओपीडी में कि मैम मुझे एचपीवी हो गया और मुझे कैंसर हो जाएगा। सो एचपीवी होना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर अभी हो गया है या बहुत जल्दी होने वाला है। एचपीवी टेस्ट तो सिर्फ यही बताता है कि आपके बच्चेदानी के मुंह में ये इन्फेक्शन आया है या नहीं आया है। और एचपीवी, जैसे डॉक्टर डिम्पल ने हमें समझाया, ये सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के एचपीवी होते हैं और कुछ ज्यादा खतरनाक और कुछ उससे मीडियम मध्यम खतरनाक और कुछ खतरनाक नहीं होते हैं। वो कैंसर नहीं बनाते लेकिन कोई और प्रकार की बीमारियां बनाते हैं, जैसे कि वॉट्स। लेकिन जो बहुत खतरनाक एचपीवी भी होते हैं, जैसे एचपीवी 16-18 जो हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये भी अगर मानो एक औरत ने पहली बार एचपीवी टेस्ट किया, वो 25 साल की औरत है और एचपीवी टेस्ट उसने कराया है और एचपीवी पॉजिटिव आ गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ कुछ महीनों में या 1-2 साल में ही कैंसर बन जाएगा। एचपीवी का होना सिर्फ ये बताता है कि आगे जाके हमने आपके लिए टेस्टिंग किस प्रकार से करनी है और आपको किस फ्रीक्वेंसी पे क्लिनिक पे वापस बुलाना है। और अगर एचपीवी पॉजिटिव आता है, आपकी उम्र को ध्यान में रखते हुए पहला टेस्ट है या ये रिपीट एचपीवी पॉजिटिव है, डॉक्टर डिम्पल बता रहे थे कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन या इन्फेक्शन जो बॉडी नहीं निकाल पाती है, यही एचपीवी है जो हमें आगे जाकर कैंसर का रूप बना सकता है। सो एचपीवी पहली बार टेस्ट पॉजिटिव है या रिपीट टेस्ट पॉजिटिव है, और एचपीवी के बाद हम अक्सर ही इस जगह के सेल्स को पानी के टेस्ट के साथ दोबारा चेक करते हैं, जिसको पेप टेस्ट बोलते हैं। फिर पेप टेस्ट में खराबी आती है तो अगला टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है कोल्पोस्कोपी। सो इस प्रकार के एक तरीके का हमारा एक एल्गोरिथम बना हुआ है, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है, आपके
पेप्समियर की रिपोर्ट के हिसाब से कि आपके लिए अगला कदम क्या होगा और अगले कदम का नतीजा अच्छा आ सकता है या अच्छा नहीं आ सकता है। अगर अच्छा नहीं भी आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चेदानी निकाल देनी है या आपको कैंसर बनने ही वाला है। आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द एचपीवीज जो है और अर्ली जो पेप्समियर के चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ कुछ पेप्समियर के चेंजेस और बायोप्सी के चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो पाते हैं और इनका भी इलाज बिना बच्चेदानी निकाले हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताया मैम आपने। तो ये एक मैं जरूर जागरूकता प्रदान करना चाहूंगी जनता को कि हर एचपीवी जो वायरस होता है उसका इन्फेक्शन कैंसर की तरफ नहीं ले जाता है। ये डर आपको अपने मन से निकालना है, और कभी भी अगर आपको कोई भी एचपीवी इन्फेक्शन आता है आपके टेस्टिंग में, तो आपको किसी योग्य गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, उसको दिखाना है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ना कि डरना है और घर पे बैठना है कि अब हमें कैंसर हो गया। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिम्पल मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। अभी तक हमने बात करी है सर्वाइकल कैंसर क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी बचाव कैसे कर सकते हैं हम सर्वाइकल कैंसर से। एक स्वस्थ महिला को क्या करना चाहिए? इसके लिए ये एक्चुअली एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। इसके हमारे पास दो टाइप के प्रिवेंशन है, जिसको हम एक प्राइमरी प्रिवेंशन और एक सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे, उसमें सबसे पहले आता है वैक्सीन्स। तो एचपीवी वैक्सीन्स जो आजकल अवेलेबल है, ये डिफरेंट टाइप की है। जैसे कि बाइवेलेंट वैक्सीन है जिसका नाम सर्वरिक्स है, और वो दो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे कि 16 एंड 18, जो कि कैंसर जो स्ट्रेन्स कैंसर कॉज करते हैं। और भी वैक्सीन है जैसे कि गार्डासिल वैक्सीन, जो कि एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब है कि ये 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे कि 16, 18 और दो स्ट्रेन्स जो कि वॉट्स कॉज करते हैं, जिसे हम मस्से भी कहते हैं। और अगर हम बात करें गार्डासिल 9, जो कि नैनोवेलेंट वैक्सीन है, ये 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव है। अब ये जितनी भी वैक्सीन है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये 9 साल से ही बच्चे को दी जा सकती है। ये सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी दी जा सकती है। और अगर 9 साल से 14 साल की उम्र तक हम दे रहे हैं तो इसके 2 डोजेस ही सफिशिएंट है, क्योंकि बच्चों में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से वो प्रिवेंट कर पाते हैं। आजकल तो WHO ने सिंगल डोज वैक्सीन भी बोला है कि इट इज क्वाइट इफेक्टिव इन यंग चिल्ड्रन। और उसके बाद भी 25 ईयर्स तक या 45 ईयर्स तक भी ये वैक्सीन लिया जा सकता है। तो ये तो हुआ एचपीवी वैक्सीन, जो कि इन्फेक्शन अगर हुआ है उसको बेसिकली ये जो स्ट्रेन हम देते हैं, वैक्सीन जो देते हैं, ये उससे उन स्ट्रेन से प्रिवेंट करता है। और इसका जो अलग जो मेजर्स, प्राइमरी मेजर्स और भी जो है, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से भी ये कैंसर फैलने का डर होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है, एचपीवी इन्फेक्शन का जो एक्सपोजर है ज्यादा होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अपने पार्टनर की भी सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और उसके अलावा जैसे अपना लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश बोलते हैं पेशेंट्स को कि इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग करिए। और जैसे अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है वो क्विट करना चाहिए, क्योंकि इससे भी एचपीवी इन्फेक्शंस, इससे इम्यूनिटी कम होती है तो एचपीवी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। जो सेकेंडरी मेजर्स हैं वो हमारे जैसे रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जिसमें हम पैप्समियर टेस्ट सबसे पहले, जो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, 5 से 15 मिनट में हो जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होती, कोई अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर हो सकता है, बट इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। उसमें हम पेशेंट को इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, एक औजार होता है जिसे हम स्पेकुलम कहते हैं, डाल करके हम यूट्रस का, बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स है, उसको विजुलाइज करते हैं और उसको एक वुडन स्पैचुला और ब्रश से स्मेयर लेते हैं, जिसको स्लाइड पे डाल के हम एक सोल्यूशन में डाल के उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जो कि स्लाइड चेक होती है और उसमें एबनॉर्मल सेल्स कोई है या चेंजेस क्या हुए हैं वो पता लग सकते हैं। अगर बात करें दूसरे टेस्ट की, एक एचपीवी डीएनए टेस्ट है। एचपीवी डीएनए टेस्ट में हम ब्रश के साथ एक स्मेयर, बच्चेदानी के मुंह से स्मेयर लेते हैं, जिसको हम एक फ्लूइड में रिंस करते हैं और वो फ्लूइड चेक करते हैं, और इसमें हम एचपीवी वायरस डिटेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेन्स को डिटेक्ट करता है। जो कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट फॉर कैंसर है वो है एचपीवी 16 और 18, जो कि मैंने पहले भी बताया।
उसके अलावा जो टेस्ट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट सेटअप्स में, लो कॉस्ट में जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि वाया एंड विली, इसमें ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लो रिसोर्सेज में ये टेस्ट होते हैं। एक विनेगर जैसा सोल्यूशन होता है जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में यूज करते हैं और बेसिकली सर्विक्स के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। इसमें कोई भी वाइट पैचेस आए तो पेशेंट को आगे रेफर करते हैं फॉर द टेस्ट लाइक कॉल्पोस्कोपी। अब कॉल्पोस्कोपी जो है वो सर्विक्स का, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसका एक बड़ा मैग्नीफाइड व्यू देता है। 6 टाइम्स से 10 टाइम्स से मैग्निफिकेशन होता है। इससे हमें बेसिकली वही चेंजेस अर्ली चेंजेस पता लगते हैं कि सर्विक्स में कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं बन रहे हैं, जो कि अर्ली पकड़ में आ सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा चेंजेस है उसके बाद एक आयोडीन सोल्यूशन भी लगाते हैं। जो ये स्टेन को नहीं लेते हैं वहां से हम बाइप्सी लेते हैं। बाइप्सी को फिर पैथोलॉजी लैब में, जिसको हम टुकड़े की जांच कहते हैं, इसको पैथोलॉजी लैब में एग्जामिन किया जाता है और उससे फिर इसका कंफर्म होता है कि कुछ कैंसर है कि नहीं है। सबसे मेन बात ये है कि ये बहुत इजीली हो सकते हैं टेस्ट। इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए, और इवन जब 48 आवर्स के अंदर कोई वेजाइनल लुब्रिकेंट या कोई मेडिकेशन या फिर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का अवॉइड करना चाहिए जब भी आप इस टेस्ट के लिए जा रहे हैं। ये बहुत अर्ली स्टेज में बता सकते हैं कि कुछ कैंसर है कि नहीं है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने, स्पेशली प्राइमरी प्रिवेंशन, जो कि आज हमारी चर्चा का विषय है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्पेशली सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचना चाहिए। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अंजलि, मेरा आपसे प्रश्न है कि आजकल एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में काफी बातें हो रही हैं हर जगह, और जनता भी जानना चाह रही है कि स्पेशली क्या है एचपीवी वैक्सीनेशन, इसके कितने टाइप हमारे कंट्री में हैं, और क्या एज ग्रुप है अच्छा जिसमें हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अंजलि। You're mute. वॉइस नहीं है। ऑडिबल नाउ? ऑडिबल नाउ। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद से हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमारी कंट्री का है उसके हिसाब से उसको कुछ टीके लगाते हैं, जिसमें कि टीबी का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, रुबेला, मीजल्स, डिप्थीरिया, इन सब के टीके होते हैं। इसी प्रकार से एचपीवी वैक्सीन जो है यह भी एक प्रकार का टीका है जो कि हमें ह्यूमन पैप्लोमा वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। अब एचपीवी वैक्सीन के साथ ये है कि जैसे कि डॉक्टर डिम्पल ने ऑलरेडी बताया है एचपीवी वैक्सीन के बारे में, मैं थोड़े से इसके और पॉइंट्स कवर करना चाहूंगी कि एचपीवी वैक्सीन फिलहाल इंडिया में हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कुछ स्टेट्स में, जैसे बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली के कुछ पार्ट्स, इसमें जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला वैक्सीन जो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स है उनके लिए देना स्टार्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है। कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से 148 मेंबर स्टेट्स ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कि ऑलरेडी इस वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया जा चुका है, और इंडिया भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो एचपीवी वैक्सीन, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाया जाता है। तो ह्यूमन पैप्लोमा वायरस इन्फेक्शन के द्वारा जो भी बीमारियां हैं, जो भी नॉन कैंसरस बीमारियां हैं, जैसे कि वॉर्ड्स हो गए, जेनाइटल वॉर्ड्स जो कि प्राइवेट पार्ट पे मस से डेवलप हो जाते हैं, और या फिर जो कैंसर्स इसके द्वारा होते हैं, जो कि बोला जाता है कि 6 प्रकार के कैंसर होते हैं जो कि महिलाओं में एज वेल एज पुरुषों में भी हो सकते हैं, उन सब के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज, हमें यह वैक्सीन कब लगवानी है, तो विभिन्न प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसमें कि पहले हमारी गार्डेसिल 4 और गार्डेसिल 9 वैक्सीन जो कि बाहर से इंपोर्ट होती थी वो आती थी, अभी भी है मार्केट में फिलहाल। तो इन वैक्सीन की गाइडलाइंस कहती थी कि इनको आप 45 ईयर्स ऑफ एज तक लगा सकते हैं। अभी इंडिया में कॉस्ट कटिंग के लिए प्लस अवेलेबिलिटी, क्योंकि वैक्सीन की इतनी अच्छी नहीं थी, तो भारत सरकार में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में
यह वैक्सीन डेवलप की गई है सर्वावेक के नाम से, जिसकी की जो कॉस्ट है वो गार्डेसिल के कंपैरिजन में लगभग आधी है। और यह वैक्सीन बहुत अच्छे लेवल पे जो है सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो गवर्नमेंट सेटअप्स है उनमें भी लगाई जा रही है। और यह वैक्सीन का जो आइडियल एज है वो होता है कि बच्चे की जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है उससे पहले हमें यह वैक्सीन देनी है। और आइडियली कहा जाता है 11 to 12 इयर्स ऑफ एज जो है ऑप्टिमल एज कहा जाता है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, जबकि इसको लगाने का मैक्सिमम इफेक्ट आता है। तो बच्चों में हमारा यह टारगेट रहता है कि हम 15 साल से पहले बेटर रहता है 11 से 12 साल की उम्र में इस वैक्सीन को दें। और जो WHO के लेटेस्ट रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से केवल लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी हमें ये वैक्सीन लगाना चाहिए। जी, तो यही निष्कर्ष है कि 15 साल की उम्र तक अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो ये सबसे अच्छी आयु वर्ग है। आप एक भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, नहीं तो आइडियल गाइडलाइन 2 वैक्सीन की है। और आजकल देखा गया है कि गार्डासिल 9 जैसी वैक्सीन हम 45 साल तक भी लगवा सकते हैं महिलाओं को। हालांकि इसकी सक्सेस रेट थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद इसकी सक्सेस रेट थोड़ा कम होती है। बट बिल्कुल अगर आप लगवाने के इच्छुक हैं तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और ये वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत अच्छा समझाया आपने डॉक्टर अंजलि। मेरा अगला क्वेश्चन है श्रद्धा मैम से। मैम, आप डेली रूटीन में पेशेंट्स देखती हैं गायनी में, तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो वैक्सीन संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ उनके अंदर गलतफहमियां भी रहती हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर। तो ऐसी क्या आम गलतफहमियां हैं जो आपने अपने इस कालीन जो भी आपका सर्विस पीरियड है उसमें आपने आज तक देखा है कि कुछ आम गलतफहमियां क्या हैं इस वैक्सीन के रिगार्डिंग? जी हाँ, सो ये अच्छा सवाल है कि प्रैक्टिकली हम क्या फेस करते हैं एज अ डॉक्टर के पेशेंट्स क्या नहीं समझ पाते हैं। हम सारे डॉक्टर्स जो यहाँ बैठे हैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। सो हमारे जो क्लास ऑफ पेशेंट्स हैं वो अफोर्डिंग हैं, उनको कॉस्ट की कोई इशू नहीं है और कभी कभार ये विदेश जा रहे होते हैं। सो मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ शुरू होता है कि पेरेंट्स अपनी लड़की को लेके आते हैं अपनी हेल्थ चेकअप कराने विदेश भेजने के पहले, और फिर वो ये कहते हैं कि मैडम आप 2 या 3 डोज बता रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा तो सेकेंड और थर्ड डोज ले नहीं पाएगा, सो वो लगवाते ही नहीं है। और ये लड़की फिर मेरे पास अगले साल वापस आ जाती है अपना रूटीन चेकअप कराने जब समर हॉलीडेज में आती है, लेकिन तब तक उन्होंने वैक्सीन पोस्टपोन कर दिया है। सो पहला मैं ये कहूंगी कि मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीजन सेकेंड एंड थर्ड डोज, आप बिल्कुल ना लगाएं, उससे बेटर है कि स्टार्ट करें। कि जितना हम कम उम्र में, डॉक्टर डिम्पल डॉक्टर अंजलि ये बता रहे थे, जितना कम उम्र है उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। फर्स्ट है एज क्राइटेरिया 11 से 12, उसके बाद है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल डेब्यू, पहली बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के पहले लगाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सो इफ यू हैव नॉट एबल टू टेक सेकेंड एंड थर्ड डोज, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन ही ना लगाओ। दूसरा एक कॉमन मिथ है कि क्या इससे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है, क्या इनफर्टिलिटी कर देता है वैक्सीन। सो ये इस चीज में कोई भी बेस नहीं है, ये बेसलेस है। HPV ये एक तरीके का वायरस है जो आपके बच्चेदानी के मुंह में बैठता है, इसका आपके मेंस से या बच्चेदानी के अंदर तक तो जाता ही नहीं है HPV। सो वो बच्चेदानी के अंदर की जो टिश्यूज हैं जो मेंस में निकलते हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो जाता भी नहीं है उस जगह तक। सो HPV आपके पीरियड्स या आपकी अंडेदानी और आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं कर सकता। हाँ, वो सिर्फ बच्चेदानी के मुंह में अगर बहुत ज्यादा वक्त पर बैठा रहे तो बच्चेदानी के मुंह के इन्फेक्शंस, जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, ये सब समस्याएं देता है। तीसरा एक मिथ जो है, पेशेंट को लगता है कि मैम मुझे HPV टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या मैं अपना वैक्सीन लगा लूं और मैं HPV से ठीक हो जाऊंगी। सो नो, ये वैक्सीन जो है ये क्योरेटिव नहीं है। अगर आपको एक प्रकार का HPV पॉजिटिव है, आपकी HPV की रिपोर्ट कहती है कि आपको HPV 18 पॉजिटिव है और आप वैक्सीन लगाते हैं, तो HPV 18 नहीं निकलेगा आपकी बॉडी से, लेकिन आपको 16 और बाकी के जो ऑन्कोजेनिक या कैंसरस वायरसेस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन में प्रोटेक्शन है, जैसे नोनावेलेंट वैक्सीन की बात की थी, तो जो बॉडी में नहीं आया है सिर्फ वही चीज का रोकथाम होगा वैक्सीनेशन से, जो आ चुका है उसका क्योर नहीं है इस वैक्सीन से।
सो आई थिंक दीज आर द फ्यू कॉमन मिथ्स जो मैंने देखे हैं। इसके अलावा जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं, एचपीवी वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? आई थिंक द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज कि हाथ में दुखना, कि इंजेक्शन साइट पेन है, ये होता है। किसी किसी पेशेंट को कभी कभार फीवर आ जाता है। और जो रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सिर्फ एचपीवी वैक्सीन के साथ नहीं, लेकिन इंडियन इम्यूनाइजेशन सेट शेड्यूल में जितने बाकी के भी इन्फेक्शंस के वायरसेस हैं, टीटी का इन्फेक्शन का वैक्सीन है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन एक बहुत रेयर केस में कर सकता है। एचपीवी वैक्सीन बहुत सेफ है बिकॉज ये वायरस जो उसमें है वो जिंदा स्टेट में नहीं है, इट्स नॉट अ लाइव वैक्सीन। सो वो आपकी बॉडी में इतनी पावर नहीं रखता कि इतनी कॉम्प्लिकेशन कर दे। सो दिस इज अ फ्यू थिंग्स जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी। डोंट पोस्टपोन जस्ट बिकॉज आप सारे डोजेस नहीं ले सकते, एक तो कम से कम लगवा लीजिए। और डिलेड वैक्सीनेशन शेड्यूल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वेरी वेल सेड मैम। ये बहुत समझने की बात है कि एचपीवी वैक्सीनेशन पहली बात तो क्योर नहीं है, इट्स अ वे ऑफ प्रिवेंशन ओनली। तो अगर आपको खुद को प्रिवेंट करना है, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बल्कि आजकल नेसेसिटी है। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन डिम्पल मैम आपसे है कि सर्वाइकल कैंसर को जानने के लिए हमारे कंट्रीज में अभी क्या टेस्ट अवेलेबल हैं? अगर कोई पेशेंट स्क्रीनिंग कराना चाह रहा है या कोई हेल्दी आदमी स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ जाए और क्या क्या टेस्टिंग अवेलेबल है अभी हमारे पास? सो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हर जगह मोस्टली अवेलेबल है। ये सबसे सिंपल जो टेस्ट है इसका एक पैप्समेयर टेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसमें जो आपके गायनी के डॉक्टर हैं वो आपको एग्जामिन करेंगी। एग्जामिन करने के साथ साथ वो एक स्मेयर लेंगी एक स्लाइड पे, और उस स्लाइड की जांच की जाती है जिसमें हमें एबनॉर्मल सेल्स का पता लगता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट कर लेता है कोई सर्वाइकल सेल में चेंजेस, सस्पिशियस चेंजेस है कि नहीं है। सो एक बहुत सिंपल टेस्ट है। ये 21 साल के बाद की महिलाओं को करवा सकते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, और टिल 65 इयर्स ऑफ एज तक ये टेस्ट किया जाता है। हर 3 साल में एक बार ही करना होता है अगर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। दूसरा टेस्ट अगर बोले तो वो एचपीवी टेस्ट है। एचपीवी वायरस टेस्ट जो है ये वायरस को डिटेक्ट करता है। इससे भी जब एग्जामिन करते हैं पहले इंस्पेक्शन करना जरूरी है सर्विक्स का, और उसके बाद फिर वहां से स्मेयर लेकर के उसको एक सोल्यूशन में रिंस करना है और सोल्यूशन को एग्जामिन करना है फॉर एनी हाई स्ट्रेन, या फिर कोई और भी अगर स्ट्रेन्स है एचपीवी वायरस के तो उसको बेसिकली ये डिटेक्ट करता है। क्योंकि एचपीवी वायरस ही एक मुख्य कारण है इस कैंसर का। सो उसको अर्ली डिटेक्ट करने से वी कैन ट्रीट बेसिकली। और इसके अलावा जो टेस्ट एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ये भी पैप्समेयर की तरह है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि एक सोल्यूशन में रिंस किया जाता है और सोल्यूशन को एग्जामिन करते हैं, और उससे थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़िया हो जाती है। एंड ये भी एबनॉर्मल सेल्स का बताती है। फिर जैसे कि मैंने लो रिसोर्सेज गवर्नमेंट सेटअप्स में बताया जो टेस्ट हो सकते हैं वाया इन विली, वो जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, उसमें विनेगर जैसा एक सोल्यूशन होता है, उसको सर्विक्स पे अप्लाई करते हैं और कुछ व्हाइट स्पॉट्स है कि नहीं है उसको देखते हैं, और विली के साथ वही आयोडीन सोल्यूशन वहां पे अप्लाई करके और देखते हैं अगर व्हाइट पैचेस है तो उस पेशेंट को आगे रेफर किया जाता है हायर सेंटर फॉर द कॉल्पोस्कोपी। अगर कॉल्पोस्कोपी की हम बात करें तो एक मैग्नीफाइड व्यू देता है सर्विक्स का, बच्चेदानी के मुंह के सेल्स का अच्छा व्यू मिलता है। इसमें हम अर्ली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी सस्पिशियस एरिया लगे वहां से एक टुकड़े की जांच ली जाती है। टुकड़े की जांच से बेसिकली कंफर्म होता है कि कुछ चेंजेस है कि नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि करवाना चाहिए, बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई पेनफुल नहीं है और 5 से 10 मिनट में हो जाता है। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट है तो बहुत अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और आजकल ये भी सुविधा उपलब्ध की है कि हम अपनी नर्सेज मिडवाइफ्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो छोटे अस्पतालों सीएससी पीएससी के लेवल पे आप नर्सिंग केयर द्वारा भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर अंजलि से है। मैम ऐसा देखा गया है कि जनता में एक हमारे यहाँ आदत है कि अगर उनको कोई लक्षण नहीं है तो वो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। उनको लगता है कि उन्हें फिर किसी टेस्टिंग की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्वस्थ हैं। तो क्या ये टेस्ट कोई लक्षण नहीं भी हो उस इंसान को भी करानी चाहिए? ऑडियो
डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर आपकी ऑडियो Am I audible now? Yeah. There is some problem with the, I think. So, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर के साथ एक बात ये है कि लक्षण जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में नहीं आते हैं. यूजुअली जब स्टेजेस एडवांस हो जाती हैं उसके बाद लक्षण आने शुरू होते हैं. तो अगर हम ये सोच के बैठें कि लक्षण आएंगे उसके बाद हम टेस्टिंग कराएंगे, तो आप ऑलरेडी एक मिथ में जी रहे हैं. ऐसा नहीं करना है हमें. दूसरी चीज, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो वह टेस्ट होते हैं जो कि हम तब कराते हैं जबकि हमारी बॉडी में कोई लक्षण नहीं है. यानी कि आपकी बॉडी में बीमारी बन रही है या नहीं बन रही है, इस चीज की हम टेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन मरीज को इस वक्त कोई लक्षण नहीं है. तो जो हमारे पैप्समियर टेस्टिंग और एचपीवी टेस्टिंग बताए जाते हैं, यह स्क्रीनिंग टेस्ट है. ऐसा नहीं है कि जब आपको लक्षण आने शुरू हो रहे हैं उसके बाद आप इन टेस्ट को कराने जा रहे हैं. दूसरी चीज, लक्षण नहीं है, अगर आप स्क्रीनिंग जैसे एनुअल हेल्थ चेक्स हम कराते हैं, कुछ लोग हैं हर सालाना बेसिस पे अपना पूरा बॉडी चेक कराते हैं, उसी तरीके से पैप्समियर टेस्टिंग भी हमें हर 3 साल पे या एचपीवी टेस्टिंग हर 5 साल पे करानी चाहिए. उस एज पे जो कि रिकमेंडेड एज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 इयर्स ऑफ एज हम लोग पैप्समियर टेस्ट एडवाइस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 इयर्स ऑफ एज हम लोग एचपीवी टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, और इसी तरीके से ये टेस्टिंग करानी चाहिए. तो हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि अगर लक्षणों का हम लोग वेट कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो बिल्कुल गलत बात है. तो आज ये बात हम बहुत जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट स्वस्थ महिलाओं के लिए है. ये स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी जो महिलाएं बीमार हैं या जिन्हें कुछ लक्षण हैं उनको हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वस्थ महिलाएं भी जल्दी से जल्दी ये टेस्टिंग करवाएं. इसी क्रम में मैम, श्रद्धा मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की है. हमारे यहाँ बहुत सी महिलाओं के जीवन के जो सारे डिसीजंस हैं वो पुरुष लेते हैं उनके घर के. तो आज ये सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन में या प्रिवेंशन में पुरुषों का क्या योगदान हो सकता है, आप उस पर भी थोड़ी बात करिए. शुक्रिया डॉक्टर ईदा. सो यस, डेफिनेटली अभी तक तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है. आई होप इसमें भी बदलाव आए. लेकिन हाँ, मैसेज रहेगा हमारे देश के पुरुषों का कि सबसे पहले जो आपके घर में आपकी बच्चियां हैं, जो फीमेल गर्ल चाइल्ड है, उस पे सबसे पहला ध्यान दें. जब आपकी बच्ची लगभग 11 या 12 साल की हो जाती है, इसको जाके प्लीज इस कैंसर का टीका लगाएं. आपका जो भी बजट हो, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप सबसे महंगा वैक्सीन लगाओ, तो कोई बात नहीं, जो दूसरे वैक्सीन अवेलेबल हैं जिनका कॉस्ट कम है वो लगवाओ, लेकिन वैक्सीन को पोस्टपोन मत करो, क्योंकि आपके पास उसका खर्चा निकालने के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है. कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि जब फादर आते हैं, उनकी 3 बेटियां होती हैं, और जब हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जब हम सडनली बोल दें कि आपकी तीनों बच्चियों को ये वैक्सीन, ऑलरेडी आप लेट हैं, कोई 15 साल की बच्ची है, 17 साल की है, दूसरी 13 साल की है, सो वो घबरा भी जाते हैं कि इतना सारा खर्चा हम कैसे करें. सो प्लीज, ये बजट जो है आपकी बच्ची की जिंदगी में बहुत बदलाव लाएगा, उसको टीका लगाओ. दूसरा मैसेज रहेगा फीमेल्स के लिए, आपकी वाइफ्स के लिए, आपकी वाइफ्स के लिए, उनको ले जाओ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास. सालाना एक बार जरूर लेके जाओ. उनकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि पेप टेस्ट होना है या एचपीवी टेस्ट होना है, लेकिन ये टेस्ट हर साल तो नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है ये गायनेकोलॉजिस्ट एक औजार डाल के इनका ये टेस्ट करेंगी ताकि ये बीमारी ना बने. और तीसरा मैसेज रहेगा कि लड़का, जो बॉयज हैं, इसके लिए भी वैक्सीन लगाना है, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि ये कैंसर जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ये इन्फेक्शन जो है ये यौन संबंध से फैलता है. तो ये ऑफ कोर्स ये समझने वाली बात है कि ये औरत को कहाँ से आएगा, ये तो हस्बैंड से आएगा. हस्बैंड टू वाइफ आपस में ये ट्रांसमिट होता है और मल्टीपल पार्टनर्स में रिस्क बढ़ जाता है. सो मेल वैक्सीनेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जो बच्चे आपके बॉयज हैं जो अप टू 26 इयर्स के हैं, इनके लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है. हाँ, इनके लिए टेस्ट नहीं है. अगर एक जो आप बता रहे थे कि जो फैमिली का हेड है वो मेल है, उनके लिए एचपीवी टेस्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज वाइफ पॉजिटिव हो गई, वो आके पूछते हैं मेरे हस्बैंड का क्या होगा. तो इस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का बहुत महत्व नहीं है, बिकॉज मेल कैंसर्स का रिस्क जो है वो इतना हाई नहीं होता है जितना सर्विकल कैंसर का है. सो आदमियों के लिए ये मैसेज रहेगा कि बच्चियों के ऊपर सबसे पहले ध्यान, बॉयज के ऊपर भी उतना ही ध्यान टीके के बारे में. और आपकी वाइफ और इवन आपकी मदर क्यों ना हो,
क्योंकि HPV पैप्समियर टेस्ट कोई कराता ही नहीं है। तो मैंने ये भी देखा है कि 65 साल के बाद भी एक औरत का जब पहली बार एक पैप्समियर टेस्ट होता है उसमें भी खराबी आ सकती है। सो आपके घर में जितनी ही औरतें हैं उनको एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, ताकि गायनिकोलॉजिस्ट उनका चेकअप करे और पैप टेस्ट, HPV टेस्ट की जरूरत लगे तो जरूर करें। तो आज यही हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि फीमेल्स के साथ साथ मेल्स को भी ये पहल करने की जरूरत है कि वो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली के प्रिवेंशन के बारे में सोचें, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट तक लाएं और हो सके तो उनके बेटे या बेटियां जो भी हैं उन्हें जरूर से जरूर वैक्सीनेट करवाएं। डिम्पल मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी हमारी सोसाइटी में आपको सर्वाइकल कैंसर को लेके क्या गलत फहमियां फैली दिखती हैं, लोगों में क्या डर दिखता है, कुछ उसके बारे में बात करें। सो सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लेडीज़ को या सबको बहुत गलत फहमी रहती है। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ रूरल एरियाज की जो गरीब घरानों की औरतें हैं जो कि अपना पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करती हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कैंसर हो सकता है, ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और ऐसा भी उनको लगता है कि जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है सिर्फ उन्हीं को ही हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये किसी भी लेडी को हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो HPV वायरस है। सो HPV वायरस 80% लड़कियों को इन्फेक्शन होती है इससे, बट यूजुअली बॉडी इसको क्लियर कर देती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का वो इस इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है। बट अगर ये लंबे समय के लिए रह जाए तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। दूसरी गलतफहमी ये है कि कोई सिम्टम नहीं है तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर करानी है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स बेसिकली नहीं आते, जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने भी बताया। और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट बने ही उन लेडीज के लिए जो बिल्कुल हेल्दी है। अपने आप को जाके एग्जामिन कराइए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, और अपना पैप्समेयर जो कि 3 साल में एक बार ही होता है, या फिर HPV DNA जो कि 5 साल में एक बार ही होता है, ये टेस्ट जरूर कराइए। सो अगर सिम्टम नहीं है तो फिर भी अपने आप को चेकअप कराइए। तीसरी गलतफहमी ये है कि HPV वैक्सीन लेंगे तो कैंसर हो जाएगा, जैसे डॉक्टर श्रद्धा ने भी बताया। तो ऐसा नहीं है। HPV वैक्सीन रादर देखा गया है 90%, 70 to 90% प्रोटेक्शन रेट देता है फ्रॉम द हाई रिस्क स्ट्रेन्स, जो कि 16 और 18 जो कि मेन स्ट्रेन्स है सर्वाइकल कैंसर के। सो HPV वैक्सीन एक बहुत सेफ तरीका है इससे प्रिवेंट करने का। इस वैक्सीन को जरूर लें। और गलतफहमी ये है कि अगर सर्वाइकल कैंसर निकला है तो ये एक तरह का डेथ सेंटेंस है, तो ऐसा नहीं है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे पता लगता है, पहले तो प्री कैंसरस चेंजेस होती है जो कि प्री इन्वेजिव चेंजेस होती है, उसमें तो सिर्फ बच्चेदानी का उतना हिस्सा काट करके बच्चेदानी को भी बचाया जा सकता है। पेशेंट आगे प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकता है, इसका 100% ट्रीटमेंट भी है। और सेकेंडली, अगर अर्ली स्टेजेस पे कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। सो ये सारी गलतफहमियां हैं जो कि दूर होनी चाहिए। आई थिंक आज के हमारे सेशन से ये सारी काफी जो भी डाउट्स हैं लोगों के क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने। बिल्कुल यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है तो इसका बहुत अच्छा उपचार आजकल मौजूद है और मरीज पूर्णतया भी स्वस्थ हो सकते हैं, तो इससे डरने की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं डॉक्टर अंजलि से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि HPV वैक्सीनेशन पे हमने इतनी बातें करी हैं, तो अभी अगर एक स्वस्थ आदमी लगवाना चाह रहा है ये वैक्सीन, तो वो कहाँ कहाँ जाके उपलब्ध है, कहाँ पे ये वैक्सीन, और इनका लगभग एक क्या मूल्य है, क्या प्राइस है हमारी सोसाइटी में, किस रेट पे उनको ये उपलब्ध हो सकती हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये एक मैंने यहाँ पे बदलाव देखा है कि काफी बच्चियां इधर आ रही हैं, जो कि आती हैं और पूछती हैं इन सब टेस्टिंग के बारे में, इन सब वैक्सीन के बारे में, और वो लगवाना चाहती हैं वैक्सीन। तो एक तो हमारा सेंटर है मेदांता, जहाँ पर कि ये वैक्सीन अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हो जहाँ पे कि गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये जनरल फिजिशियन बैठते हैं, तो वहां पे भी इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी रहती है। बाकी आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी मल्टी स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट सेटअप्स में अभी पूरे इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है,
लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार है, सिक्किम, पंजाब, दिल्ली के कुछ एरियाज, इन सब जगहों पर कुछ गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्वोवैक्स वैक्सीन है, यानी जो इंडिया की डेवलप्ड वैक्सीन है, वो भी अवेलेबल कराई जाती है। तो इन सभी जगहों पर जाकर आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जैसा कि आप सबने जाना कि ये वैक्सीन अब काफी जगहों पे उपलब्ध है, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सीएससी पीएससी सेंटर्स पे भी गवर्नमेंट ने ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और कुछ ही दिनों में ऐसा सुना जा रहा है कि स्कूलों के भी माध्यम से ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, स्पेशली यंग गर्ल्स में। तो आजकल ये एचपीवी वैक्सीन हर जगह। डॉक्टर अंजलि, एक बार आप इसके क्या कुछ प्राइस रेट बता सकते हैं, लगभग क्या मूल्य होता है इनका? देखिए, जो हमारे पास इस वक्त मुख्यतः 3 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक तो सर्वोवैक है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में डेवलप की गई है। तो इसकी कॉस्ट जो है दैट इज एक जो इसकी सिंगल डोज वैक्सीन होती है, मात्र लगभग 1800 से 2000 के अराउंड है। आपकी जो गार्डेसिल 4 वैक्सीन है, जो कि इंपोर्टेड वैक्सीन है, इसकी कॉस्ट लगभग 3800 के अराउंड होती है, जो कि सिंगल डोज की मैं आपको कॉस्ट बता रही हूँ। और जो गार्डेसिल 9 वैक्सीन है, यह भी एक इंपोर्टेड वैक्सीन है, 9 प्रकार के एचपीवी टाइप्स को क्योंकि कवर करती है, तो ज्यादातर पेशेंट्स में हम लोग यह एडवाइस करते हैं। तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग 10,000 के अराउंड की होती है। तो आप देख रहे हैं कि काफी उचित दामों पे ये वैक्सीन उपलब्ध हैं, ऐसा बहुत ही ज्यादा महंगी नहीं है, आप अपने अनुसार लगवा सकते हैं। और आजकल गवर्नमेंट तो सुविधाएं दे रही है कि सर्वावेक शायद हमारी कंट्री में और भी कम दरों पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये हमारा आज का पैनल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिस पे हमने चर्चा करी है। अब मैं चैट बॉक्स से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। श्रद्धा मैम, एक हमारी दर्शक हैं किरण गुप्ता जी, वो जानना चाहती है कि उन्हें 8 साल में कोई पीरियड नहीं आया है, उनकी एज 29 है, केवल उन्हें मेडिसिन लेने पे पीरियड आता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? किरण जी, आपका सवाल जो है वो आज के विषय के साथ संदर्भ नहीं रखता। मैं संक्षिप्त में बताऊंगी कि आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। आपके पीरियड्स क्यों बंद है, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, और प्रॉब्लम कहाँ किस लेवल पे है, ये जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पकड़ेंगी तब हम इसका उचित ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जी बिल्कुल किरण जी, तो उम्मीद है आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जल्दी मिलेंगी। डिम्पल मैम, एक दूसरा प्रश्न है बिट्टू जी का। उनकी मदर की एज 43 ईयर है और उनको कुछ मंथ से बहुत हैवी पीरियड हो रहा है, तो उन्हें डर लग रहा है कि क्या ये का साइन है और क्या उन्हें स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? सो बेसिकली अगर हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक चेकअप की ज़रूरत है। बिट्टू जी को ज़रूर अपने आप को जाके एग्जामिन कराना चाहिए। एग्जामिनेशन पे भी सारा जो गायनी के डॉक्टर है वो देख करके अपना फाइंडिंग्स इनको बताएंगे, और उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो इसका एक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट और एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से पता लगा जा सकता है कि ये क्यों है, क्या कारण है, और उसके अकॉर्डिंगली इनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एक और है दर्शक डॉक्टर अंजलि प्रमिला देवी जी, इनका प्रश्न है क्या सर्वाइकल कैंसर ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट द्वारा भी जाना जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई ट्यूमर मार्कर? आपकी वॉइस यू आर नॉट ऑडिबल। The voice is very feeble. It's audible, but it's very feeble. ओके, तो मैं बताना चाहूंगी सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई ट्यूमर मार्कर अवेलेबल नहीं है। सर्वाइकल कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है वो या तो हमारे बायोप्सी के द्वारा बनाई जाती है, और जो कि अगर कोई गांठ पड़ी है तो उसकी बायोप्सी की जाती है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमारी कैंसर की डायग्नोसिस बनती है। तो प्रमिला जी, अभी कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है हमारे पास अवेलेबल जो जिससे हम बता पाए कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं? अब अगला प्रश्न विमला जी हैं, डॉक्टर श्रद्धा आपके लिए, कि उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम कितनी एज तक एचपीवी वैक्सीनेशन ले सकती है एक महिला? विमला जी, आपका जवाब 2 भागों में है। ये एक आम रिकमेंडेशन सबके लिए जो है, ये 26 की उम्र है कि 26 तक तो सब लड़कियों को लगाना ही लगाना चाहिए, और 26 से 45 जो है ये एज ग्रुप ऐसा है जहां वैक्सीन बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसके फायदे आपको कितने होंगे और वैक्सीन के अलावा आपने अपने लिए क्या करना होगा, और आपकी कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं,
आपने एक डिस्कशन करना है कि आपके लिए ये जो कॉस्ट है और जो इसका फायदा है उसका बैलेंस आपके लिए अच्छा है, और क्या आप ये खर्चा उठा करके वैक्सीन लेना चाहती हैं। सेफ तो बिल्कुल है, लेकिन उसके फायदे जो हैं उम्र के साथ घटते रहते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन 45 पे खत्म हो जाती है। 45 के बाद वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। एक और भी है हमारी दर्शक स्नेहा मिश्रा जी। डिम्पल मैम, इनका प्रश्न है कि इज सर्वाइकल कैंसर टोटली क्यूरेबल बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी? सो सर्वाइकल कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली बात तो ये प्री इन्वेजिव स्टेज जो है, और फिर स्टेज 1 जो अर्ली स्टेजेस हैं, उसमें डेफिनेटली ये क्योरेबल और ट्रीटेबल है। और जो लेटर स्टेजेस है, डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है उसका, क्या उसको पहले ट्रीटमेंट मिला है, कुछ सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन भी इसका एक इलाज है, लेकिन एडवांस स्टेजेस पे जाके। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं बोला जा सकता कि क्या इसके साथ ट्रीटेबल है। इसके लिए सर्जरी भी एडवाइजेबल है, और डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इसका फिर निर्णय किया जाता है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेना है कि नहीं। जी, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। दूसरा एक क्वेश्चन है दर्शक का डॉक्टर अंजलि आपसे, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विदाउट ट्रीटमेंट सिंस द डे ऑफ डायग्नोसिस? देखिए, क्वेश्चन अगर इन्होंने पूछा होता कि ट्रीटमेंट के साथ क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो शायद बेहतर होता। तो खैर, हमारे जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बोला जाता है, अगर हम स्टेज वाइज देखें, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है पेशेंट्स का, यानी कि 5 साल के बाद, डायग्नोसिस के 5 साल के बाद कितनी महिलाएं हैं जो कि उस कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही हैं और उसके बाद 5 साल के बाद भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, जिसमें कि बच्चेदानी के मुहाने तक ही सीमित है कैंसर, तो यह लगभग 90 से 91% होता है। यानी अगर महिलाएं कैंसर का इलाज ले रही हैं तो 5 साल के बाद आप मानो कि 100 में से 91 महिलाएं जो हैं वो ठीक होंगी। आपका स्टेज 2 या 3 में यह जो सर्वाइवल रेट होता है वो घट के मात्र 60% रह जाता है। और अगर आपका 4th स्टेज की बात करें, यानी कि मेटास्टेसिस हो गई है, शरीर में कैंसर फैल गया है, तो यही 5 ईयर सर्वाइवल रेट मात्र 20% रह जाता है। तो स्नेहा तो जी को, स्टेज के साथ जैसे एडवांसिंग स्टेज होती है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है पेशेंट की, वो कम होती चली जाती है। तो स्नेहा जी आपको हम ये उत्तर देना चाहेंगे कि विदाउट ट्रीटमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें नहीं बतानी है, हमें विद ट्रीटमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बता रहे हैं। तो आपको जब भी डायग्नोसिस हो सर्वाइकल कैंसर की, आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है। अगला प्रश्न श्रद्धा मैम, एक दर्शक है अनिल जी, उनका है कि आप सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए 60+ वुमेन को क्या रिकमेंड करती हैं? 60+ वुमेन के लिए वैक्सीनेशन तो नहीं, लेकिन एक एग्जामिनेशन गायनेकोलॉजिस्ट जब करती हैं, औजार डाल के बच्चेदानी के मुंह को अपनी आंखों से देखती हैं, और यही टेस्ट जो हम बार बार बता रहे हैं कि पेप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट, ये टेस्ट आपकी डॉक्टर आपके लिए लेंगी। अगला प्रश्न है, एक पेशेंट है किरण डिम्पल मैम, वो पूछ रहे हैं कि उनकी एज 29 है, और नहीं ये सेम है। एक अगला प्रश्न है रिंकू जी का, उनका कहना है कि उनकी बेटी की उम्र 16 साल है और डेट के समय उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो क्या ये कोई डरने का विषय है? 16 साल की उम्र में कई बच्चियों को मेनोरेजिया यानी कि हैवी पीरियड्स होते हैं। इसके लिए अपने लोकल गायनी जो भी किसी डॉक्टर को दिखा करके एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवा लेने चाहिए। अगर बहुत हैवी पीरियड्स है तो ब्लीडिंग को रोकने की जरूरत है, वरना उसको ब्लड लॉस से एनीमिया हो सकता है। डॉक्टर से दिखा करके कुछ ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड करवा के इसका इलाज जो भी सही इलाज है इसका लेना चाहिए। तो आज हमारे चैट बॉक्स में भी काफी क्वेश्चंस थे एंड आप सारे लोगों ने इनका बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो आज इस चर्चा के माध्यम से हम अपनी जनता को यही जागरूक करना चाह रहे हैं कि बहुत ही दुखद है कि एक ऐसा कैंसर जो पूरी तरह प्रिवेंटेबल है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे देश में उपलब्ध है, उस इलाज के बावजूद हमारी कंट्री विश्व का 1/5 भार वहन कर रही है सर्वाइकल कैंसर का। हमारे खुद के देश में ये दूसरा सबसे बड़ा महिलाओं में होने वाला कैंसर है, और इस कैंसर की वजह से प्रत्येक
8 मिनट में हम एक महिला गंभीरता शायद आप मेरे इस डेटा से समझ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमने ये जाना है कि इसका बचाव के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। आजकल एचपीवी वैक्सीनेशन लगभग हर अच्छे अस्पताल में उपलब्ध है, उचित दरों पे उपलब्ध है। इसके अलावा जिन महिलाओं का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जो उस एज से बाहर जा चुकी हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग नामक सुविधा भी हर जगह उपलब्ध है। आप छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों में जाके पैपिस्मेयर में स्क्रीनिंग या एचपीवी डीएनए टेस्टिंग ये सब आप करवा सकते हैं। इनका भी रेट बहुत उचित मात्रा है, बहुत महंगे टेस्ट नहीं है ये। और इसके अलावा अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर डायग्नोस हो गया है तो अर्ली स्टेजेस में ये कैंसर बहुत अच्छे क्योर रेट के साथ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। इसलिए इस कैंसर से भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। आपको जागरूक होना है, एक टीका, एक जांच सही समय पे करवाने की जरूरत है। एक और प्रश्न है डॉक्टर अंजलि हमारे चैट बॉक्स में, पेशेंट है निर्मला जी, वो पूछ रही है मेरी एज 38 है, मेरे पीरियड के समय बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो इससे कुछ डरने की जरूरत है? देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होती है, संभोग के बाद ब्लीडिंग होती है, यानी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, यानी अनियमित माहवारी होती है, यह सभी दिक्कतें होती हैं। या फिर पीरियड्स के टाइम पे हैवी पीरियड्स भी आ सकते हैं। जो पीरियड के टाइम पे कम ब्लीडिंग हो रही है, ये किसी और जो है बीमारी के कारण हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। तो इसके लिए आई वुड एडवाइज कि ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, जो कि इनका एक प्रॉपर वर्कअप और इवैल्यूएशन कराएंगे। जी थैंक यू। तो आज हमने जाना है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और इन्हें उपयुक्त सही समय पर सही चिकित्सक के मार्गदर्शन से हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और आज इस पैनल डिस्कशन के लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी श्रद्धा मैम को, डिम्पल मैम को, डॉक्टर अंजलि को। आप तीनों ने बहुत अच्छे से इस विषय के बारे में जानकारी दी। हमें आशा है कि हमारी जनता को सारे जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं जनता को भी आज बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी, उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए चैट बॉक्स में, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जागरूक हैं और जागरूक होना भी चाह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सबिता मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। Thank you, Namaskar, and thanks to the nice audience who have asked such nice questions. Yeah. श्रद्धा मैम, एक कंक्लूडिंग लाइन आप अपनी तरफ से आज क्या बोलना चाह रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर पे? थैंक यू डॉक्टर ईला। हाँ जी, आज हमारे चेयरपर्सन हमारे साथ नहीं जुड़ पाए अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मैडम के बिहाफ पे ये मंथ, सर्वाइकल कैंसर मंथ जो था, इसमें एक टेक होम मैसेज जो मैं देना चाहूंगी हमारे ऑडियंस को, कि सर्विकल कैंसर जो है, ये कैंसर का रूप हमारे देश में कभी ले ही ना, कि हमारा मकसद होना चाहिए। 10 साल लगते हैं ये कैंसर, ये एचपीवी बॉडी में आ करके कैंसर का बदलाव लाने में। इन 10 सालों में हर एक परिवार अपने महिलाओं को लेकर जाएं, टेस्ट कराएं, टीका लगाएं, ताकि ये कैंसर बने ही ना। और एक लास्ट मैसेज सबके लिए, वो है सेफ सेक्स, क्योंकि एचपीवी जो है ये सेक्स से फैलता है। और सेक्सुअल कांटेक्ट के समय कॉन्डोम यूज करें, सेक्सुअल पार्टनर्स हमारे रिस्ट्रिक्ट करें, हमारे पार्टनर्स के और पार्टनर्स क्या हैं उसके ध्यान रखें। और सेक्सुअल डेब्यू, पहली बार जो सेक्स होता है, वो जितना डिले करें उतना आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड हमारा आज यहाँ खत्म हुआ, वक्त पूरा हो गया है, और अगले महीने हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, डॉक्टर सबिता के साथ। शुक्रिया।